अभी का टॉपिक है आपका फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसकी पहली वाली क्लास में हमने किसके बारे में अध्ययन किया? वोल्टामीटर के बारे में। कौन से वोल्टामीटर हमने देखे? ताम्र वोल्टामीटर, रजत वोल्टामीटर और जल वोल्टामीटर। 3 वोल्टामीटर हो गया। अब देखते हैं कि जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, विद्युत अपघटन मतलब क्या होगा आपका? आयनों में विभक्त होना। जो भी विलयन है उसका क्या है? आयनों में विभक्त होना। वही आपका क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। तो उससे संबंधित कुछ नियम दिए गए जो किनके द्वारा दिए गए थे? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए विद्युत अपघटन के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? फैराडे के नियम कहते हैं। क्या है आपके? फैराडे के नियम। तो मतलब जैसे धारा प्रवाहित हो रही है तो किस प्रकार अपघटन हो रहा है और किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या है, उसी को किस रूप में लिखा गया है? नियम के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहला आता है फैराडे का प्रथम नियम। पहला आपका है फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है? यदि हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन की जो क्रिया हो रही है उसमें जो विद्युत अपघट्य है, जो पदार्थ है, वो किसी इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? जैसे जमा हो रहा है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी जो मात्रा है, कितनी मात्रा उसमें जमा होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश पर डिपेंड करता है। इसी को कहा गया है फैराडे का प्रथम नियम। मतलब क्या होगा आपका? फैराडे का प्रथम नियम क्या कहेगा? आपका क्या कहते हैं? फैराडे का प्रथम नियम इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका विद्युत अपघटन की क्रिया में पदार्थ मुक्त हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, तो वो जो मात्रा कितना मुक्त होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? उसमें कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो यही क्या है? विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। तो इसके अनुसार से क्या हो गया? नियम के अनुसार से मान लीजिए, माना कि Q आवेश प्रवाहित करने पर M द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। अतः नियमानुसार क्या हो जाएगा आपका? जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है M, वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? आपका आवेश के। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? आवेश के। तो M अनुक्रमानुपाती आपका क्या हो जाएगा? Q। M अनुक्रमानुपाती Q। अब ये यहाँ पर क्या है? आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे। तो आपका मान लीजिए यहाँ पर एक नियतांक लगा दिए Z Q। M इक्वल टू क्या हो गया आपका? Z Q। तो यहाँ पर जो Z है, यहाँ जो नियतांक है, ये क्या कहलाता है? आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z यहाँ पर क्या है आपका? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ये आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो आपका सूत्र क्या आ गया आपका? M इक्वल टू Z Q। अब Q को रिप्लेस करना चाहें तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका?
आपका क्या आया, m इक्वल टू जेड क्यू। यदि परिपथ में t सेकेंड में I धारा प्रवाहित हो रही हूं तो Q बराबर क्या होता है, आपका सूत्र क्या होता है आवेश का, चूंकि आवेश का सूत्र Q बराबर क्या होता है IT, I बराबर क्या होता है आवेश प्रवाह की दर Q अपान T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका I इंटू T, इस सूत्र से आपका, तो इसको आप इस समीकरण में रखोगे तो क्या आएगा आपका M इक्वल टू जेड आई टी। तो ये आपके दो रूप में हो गए, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2, तो आपका दो सूत्र बन गया m इक्वल टू जेड क्यू के रूप में आवेश के रूप में, और दूसरा आपका m इक्वल टू जेड आई टी इस रूप में। ठीक है, ये अगर आप z का मान निकालना चाहें तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपान आई टी। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान और इसमें संबंध। अब इसमें हम I इक्वल टू 1 ले लें और T इक्वल टू 1 ले लें या Q इक्वल टू हम 1 ले लें, तो आपका क्या हो जाएगा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो इसी में क्या करते हैं, यदि यहाँ पर समीकरण 1 में यदि देखें, सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 में, किसी को भी ले सकते हैं, तो जैसे समीकरण 1 में देखें तो यदि Q इक्वल टू कितना हो जाए आपका 1, Q इक्वल टू कितना हो गया 1 कूलम, कितना हो गया 1 कूलम, तो M इक्वल टू कितना हो गया, M इक्वल टू क्या हो गया Z हो गया, तो M इक्वल टू Z, तो इससे किसकी परिभाषा निकलेगी आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा निकलेगी। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर आ रहा है आपके, किसके बराबर आ रहा है, मुक्त हुए पदार्थ या मुक्त हुआ द्रव्यमान के बराबर आ रहा है ना। कब आ रहा है, जब आवेश कितना है 1 कूलम, मतलब आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक द्रव्यमान की वह मात्रा है जब कितना आवेश आपका विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपका किसका परिभाषा बन गया, आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा बन गया। इसी प्रकार आप कोई भी लिख सकते हो, अगर इसको इस रूप में यदि बोलना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, I और T को 1 करना पड़ेगा। I 1 एम्पियर, T 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड जैसे प्रवाहित हो रही है ना, तब वो आपका जो मुक्त हुए पदार्थ है वो किसके बराबर होगा, आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो रहा है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की या द्रव्यमान की वह मात्रा है जब क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन क्रिया में क्या हो रहा है, प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर मुक्त होती है। तो आप दो रूप में हो गया, एक आपका आवेश के रूप में हो गया, एक दूसरा आपका धारा के रूप में हो गया। तो ये हो गया आपका परिभाषा इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। अब इसका मात्रक देखते हैं क्या होगा, क्या होगा मात्रक, क्या होगा मात्रक, मात्रक भी सूत्र से ही निकालते हैं, है ना, जिसका मात्रक निकालना होता है उसको एक साइड कर देते हैं, बाकी को दूसरे साइड। तो जैसे आपका सूत्र क्या आया था, m इक्वल टू जैसे आपका आया, क्या आया था Z इंटू Q आया था, तो हमको किसका मात्रक निकालना है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मतलब Z का मात्रक निकालना है। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपान Q, ये हो गया। अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या हो जाएगा, SI पद्धति में जैसे निकालें, किसमें निकाल रहे हैं, SI पद्धति में। तो SI पद्धति में अब इसमें देखिए m है ऊपर, तो m का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में,
किलोग्राम। एसआई में क्या लेते हैं? किलोग्राम के रूप में लेते हैं। और क्यू का क्या होगा? कूलाम। क्यू का क्या है? कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो क्या बन गया? किलोग्राम बटा क्या आया? कूलाम, मतलब किलोग्राम प्रति कूलाम। ये उसका क्या बन गया? मात्रक बन गया। तो इसका मात्रक हो गया एसआई पद्धति में किलोग्राम प्रति कूलाम। यदि आप इसको सीजीएस पद्धति में लेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि इसी को सीजीएस पद्धति में लें, सीजीएस पद्धति में, तो द्रव्यमान का क्या होता है? सीजीएस में ग्राम होता है। क्या होता है? यहाँ दिखा ना जी, ग्राम। तो आपका क्या होता है? ग्राम। और आवेश का स्थित कूलाम क्या होता है? स्थित कूलाम। तो क्या बन गया? ग्राम प्रति स्थित कूलाम। तो ये हो गया इसका ग्राम प्रति स्थित कूलाम। तो ये हो गया इसका मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। ये तो था आपका फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम में हमने क्या देखा? प्रथम नियम के अनुसार क्या था आपका? मुक्त हुआ पदार्थ किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आपका किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेश, प्रवाहित होने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या? फैराडे का जो प्रथम नियम था वो, अब इसके बाद क्या आ गया का? द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है कि यदि विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य में समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए, क्या किया जाए? विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य में समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए, तो उस समय क्या होगा? आपका जो मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उसके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? रासायनिक तुल्यांक, मतलब m किसके अनुक्रमानुपाती होगा? रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होगा। ये क्या है? आपका फैराडे का द्वितीय नियम है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य लेना है ना, और उसमें समान धारा समान समय, मतलब समय और धारा क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। तो उस समय जो पदार्थ या द्रव्यमान मुक्त होगी इलेक्ट्रोड पर, उसका वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? आपका रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होगा। ये फैराडे का द्वितीय नियम। तो मान लीजिए, माना कि विभिन्न प्रकार के जो विद्युत अपघट्य लिया गया था, तो मुक्त हुआ जो द्रव्यमान है, मान लीजिए M1, M2, M3, जितना आपने लिया है उस अनुसार से ये हो गया, तथा उनके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1, E2, E3 डैश डैश। ये क्या? E क्या है? सिंबल रासायनिक तुल्यांक का। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सिंबल क्या था? Z। तो ये है रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक का मेन मतलब क्या होता है?
परमाणु भार बटा द्रव्यमान, सॉरी संयोजकता, परमाणु भार बटा संयोजकता, उसको क्या कहते हैं, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ये आपका मान लीजिए ये द्रव्यमान मुक्त हुए हैं और इनके रासायनिक तुल्यांक क्या है, E1, E2, E3 आदि हैं। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार M1 M2 का अनुपात M3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E1 E2 E3 डैश डैश, मतलब इन दोनों का अनुपात, इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा, या एक प्रकार से बोल सकते हो M अनुक्रमानुपाती E। M किसके अनुक्रमानुपाती होगा, आपका E के अनुक्रमानुपाती हुआ एक प्रकार से। तो ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। ये क्या है आपका, फैराडे का द्वितीय नियम। इससे संबंधित एक उदाहरण है, प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आपका उदाहरण है जैसे, जब कॉपर सल्फेट विलयन में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कॉपर सल्फेट विलयन में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर 0.06 ग्राम कॉपर जमा होती है। कितने ग्राम कॉपर जमा होती है, 0.06 ग्राम कॉपर जमा होती है। यदि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यदि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.000033 है ग्राम प्रति कूलम हो, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब तक विलयन में प्रवाहित की गई है। तो ये आपका प्रश्न हुआ। क्या क्या दिया है आपको, कॉपर सल्फेट विलयन में धारा का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। आपका M का मान कितना दिया है, कितना ग्राम जमा हो रहा है कैथोड पर, 0.06 ग्राम कॉपर जमा हो रहा है। और तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है, 0.000033 ग्राम प्रति कूलम है। तो आपको कितना समय लगा उसको निकालना है, मतलब T को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आपको पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। तो आपको I का मान दिया है 2 एम्पियर, आपका M का मान है 0.06 ग्राम, 0.06 ग्राम। Z का मान है 0.000033 ग्राम प्रति कूलम, ग्राम प्रति कूलम। और आपको क्या निकालना है, समय T आपको निकालना है। तो आपका सूत्र क्या होता है, फैराडे के प्रथम नियम से M इक्वल टू ZIT, ZIT होता है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपान ZI, क्या हो जाएगा, M अपान ZI। M का मान कितना दिया है, 0.06, Z का मान 0.000033 गुणित I का मान कितना दिया है, 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए 10 के घातांक के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर 6 लिखें इसको, तो ये दशमलव इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10 के घात ऋण 2 यहाँ लग जाएगा। इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो। आगे यहाँ पर भी वैसे कर सकते हैं। यहाँ अगर 3.3 के रूप में लिखना चाहें तो कितना जा रहा है आपका, 1 2 3 4, 4 के बाद लग रहा है दशमलव, तो 10 के घात क्या हो जाएगा, ऋण 4 गुणित 2।
इसको सॉल्व करोगे तो 10 की घात, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 10 की घात ये ऋण 2 है, 10 की घात ऋण 4, इसको ऊपर ले जा सकते हो तो क्या आ जाएगा 10 की घात 4, तो 10 की घात 4 और 10 की घात ऋण 2 तो कितना आ जाएगा 10 की घात 2, 10 की घात 2 आएगा है ना, और बाकी को भाग दे देना। तो आपका उत्तर कितना आएगा, हल करोगे तो 90.9 सेकेंड, कितना आएगा 90.9 सेकेंड। तो ये आपका इससे संबंधित एक उदाहरण हो गया। तो ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। तो ये तो आपका क्या है, फैराडे के दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब हम देखते हैं इससे संबंधित विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में संबंध। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कौन सा, आपका Z, और रासायनिक तुल्यांक E, दोनों में हम संबंध स्थापित करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा रासायनिक तुल्यांक में संबंध। हमें दोनों में संबंध बताना है। तो मान लेते हैं कि दो प्रकार के विद्युत अपघट्य लिया गया है, दो प्रकार के विद्युत अपघट्य किया गया है, जिसमें से मान लीजिए पहले अपघट्य में मुक्त द्रव्यमान M1 तथा दूसरे में M2 है। पहले में कितना हुआ इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान, M1 मुक्त हुआ, और दूसरे में M2। दोनों में धारा और समय क्या रहेंगे, समान रहेंगे। फैराडे का द्वितीय नियम, अपघट्य अलग अलग है पर समान धारा समान समय में प्रवाहित करना है, तो दोनों में क्या कॉमन रहेगा, I और T का मान क्या रहेगा, समान। इसके लिए भी I T और इसके लिए भी I T, मतलब दो वो परिवर्तित नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें M1 है, दूसरे के लिए M2। जब समान धारा I समान समय T पर प्रवाहित होती है तो इस स्थिति में फैराडे के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होगा, द्वितीय नियम से M1 दो को ले रहे हैं, M1 और M2, तो M1 M2 का अनुपात किसके बराबर होगा, इसके रासायनिक तुल्यांक,
मान लीजिए पहले का रासायनिक तुल्यांक क्या है, E1 है, और दूसरे का रासायनिक तुल्यांक कितना है, E2 है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, E1 E2। ये होगा फैराडे के द्वितीय नियम से। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, M1 अपान M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E1 अपान E2। ये हो गया, ये इसको दे दो समीकरण 1। ये किसके अनुसार से हो गया, फैराडे के द्वितीय नियम से। अब फैराडे का प्रथम नियम देखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम से क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम में क्या था, M किसके बराबर था, ZIT के बराबर था। M इक्वल टू क्या था, ZIT। तो पहले विद्युत अपघट्य के लिए क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू Z1, IT तो कॉमन है तो IT, ये हो जाएगा। दूसरे के लिए इसको समीकरण 2 दे दो। M2 के लिए क्या हो जाएगा, इसी में Z2 IT, इक्वेशन 3। ये हो गया। ये किसके अनुसार आया, फैराडे के प्रथम नियम से। अब समीकरण 2 को 3 से भाग दे दिए। समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर कितना आएगा, समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर कितना आएगा, M1 अपान M2 इक्वल टू Z1 IT अपान Z2 IT। IT कैंसिल हो गया तो क्या बचा केवल आपका, ये दोनों कट गया, तो M1 अपान M2 इक्वल टू कितना आ गया, Z1 अपान Z2। इसको दे दो समीकरण 4। तो हम देखते हैं समीकरण 1 में, देखिए M1 अपान M2 इक्वल टू कितना आया था, E1 अपान E2 आया था। और यहाँ पर कितना है, M1 अपान M2 इक्वल टू Z1 अपान Z2। तो एक साइड इक्वल है, M1 अपान M2 जब इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ये इसके बराबर है और यहाँ पर ये इसके बराबर, तो आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2। कितना आया, Z1 अपान Z2 बराबर कितना आ गया, E1 अपान E2। मतलब ये Z किसके अनुक्रमानुपाती है, आपका E के अनुक्रमानुपाती है, Z अनुक्रमानुपाती E। इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, E अनुक्रमानुपाती Z। ये हो गया आपका। यदि हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगेगा इक्वल टू FZ। क्या आ गया आपका, E इक्वल टू FZ। तो यहाँ जो नियतांक लिया गया है F, ये आपका क्या है, फैराडे नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है इसको, फैराडे नियतांक कहते हैं। उन्हीं के नाम से F से फैराडे नियतांक। तो F इक्वल टू क्या हो गया आपका, E अपान Z। F इक्वल टू कितना आ गया आपका, E अपान Z। ये फैराडे नियतांक का आपका सूत्र आ गया, E अपान Z। या Z का मान रख दें तो कितना आ जाएगा, Z का मान फैराडे के प्रथम नियम से यदि रख दें Q के रूप में तो कितना आ जाएगा आपका, चूंकि Z इक्वल टू कितना होता है, M इक्वल टू कितना होता है, Z इंटू Q। तो Z इक्वल टू कितना होगा,
Z इक्वल टू m अपान Q। तो इस Z के मान को m अपान Q को इस समीकरण में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका F इक्वल टू E m अपान Q, या F इक्वल टू ई क्यू अपान एम। F इक्वल टू क्या आ गया, ई क्यू अपान एम। ठीक है, तो किसका सूत्र आ गया आपका, फैराडे नियतांक F का सूत्र आ गया। तो ये हो गया आपका फैराडे नियतांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में संबंध। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, वोल्टामीटर के बारे में पढ़ा और फैराडे के जो नियम दिए गए थे उसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए नहीं, धन्यवाद।